दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों लीजिए सुनिए एक नया उपन्यास कोहबर की शर्त, जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने। दोस्तों मैं यहाँ बताते चलूँ कि कोहबर की शर्त पर दो फिल्में जो कि अपने ज़माने की बहुत सुपरहिट फिल्में कही जाती हैं, एक है नदिया के पार, दूसरी है हम आपके हैं कौन। नदिया के पार जहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है, वहीं हम आपके हैं कौन शहरी पृष्ठभूमि पर आधारित है। हम आपके हैं कौन और नदिया के पार केशव प्रसाद मिश्र के लिखे उपन्यास कोहबर की शर्त पर ही आधारित है। दोस्तों मैं यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि कोहबर की शर्त और इन दोनों फिल्मों में थोड़ा अंतर है। जैसा कि फिल्म बनाने की प्रक्रिया में होता है, निर्देशक दर्शकों की मांग के अनुरूप कथानक में कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन कर देता है। तो नदिया के पार और हम आपके हैं कौन में यही हुआ है। जबकि अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपन्यास की कहानी फिल्म की कहानी से अलग है तथा बहुत ही मार्मिक है। उत्तर प्रदेश में बलिया से पूरब तीसरा स्टेशन रेवती उतरकर चलने पर लगभग 3 मील पूरब और दक्षिण के कोने पर एक गांव है बलिहार। चारों ओर से 5-7 गांवों से घिरा हुआ। इन गांवों को उत्तर और पूरब से वृत्ताकार घेरती हुई रेल की पटरियां बिहार राज्य में प्रवेश कर गई हैं। दक्षिण पश्चिम में गंगा सरजू की जलधाराएं हैं। दोआब में बसे हुए ये दो गांव बलिहार और चौबे छपरा ही इस उपन्यास की कथा भूमि है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं उपन्यास कोहबर की शर्त, जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र जी ने, के खंड 1 के भाग 1 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। कचहरी से काका को 4 बजे फुर्सत मिली। 3 बजे मुकदमे की पेशी हुई। 4 बजे तक बहस। बाहर निकलते ही वकील से विदा मांगी और गाड़ी पकड़ने स्टेशन की ओर लपके। स्टेशन पहुंचते पहुंचते पसीने से नहा गए। पूरब वाली 5 बजी प्लेटफार्म पर खड़ी थी। बैठने को जगह खोजने लगे। रोज की तरह सांझ को घर लौटने वाले मुकदमेबाज और बिना टिकट चलने वाले स्कूली लड़कों से बलिया से पूरब जाने वाली यह गाड़ी खचाखच भर गई थी। सारी भीड़ 5 स्टेशनों की थी, लेकिन काका को 3 स्टेशन रेवती तक जाना था। पूरी गाड़ी के 2 चक्कर लगाने के बाद बड़ी कठिनाई से एक डिब्बे में खड़े होने की जगह मिली। जगह तो मिली, लेकिन गर्मी के मारे खड़ा रहना भी कठिन लगने लगा। अंगोछे से हवा करते हुए चुपचाप बाहर देखते रहे। गाड़ी चली तब जान में जान आई। बांसडीह के बाद सहतवा, फिर रेवती आया। काका उतरे तो दिन डूबने में अभी 1.5 घंटे की देर थी। स्टेशन के बाहर निकलते ही पूरब दक्षिण के कोन पर गढ़ सा बसा हुआ गांव बलिहार दिखाई देने लगता है। धरती तो 2 ही कोस की है, लेकिन चलाती बहुत है। स्टेशन से चौबे छपरा के बीच का चौड़ा सपाट ताल जल्दी कटता ही नहीं। आजकल तो रामपुर के सामने भरी हुई सोना नदी पार करनी पड़ती है। अगर नाव न मिली तो देह के सारे कपड़े सिर में लपेट कर तैरना पड़ता है। अजोर रहते अगर घर पहुंच गए तब भी गनीमत रहती है, पर नहीं तो सझलौके में इस उफनती हुई नदी को देखकर हिम्मत छूट जाती है। भादों की साज का कौन ठिकाना। बादल उमड़े तो पहले ही घटा घिर आई। फिर काका को रात में रतौंधी होती थी। प्लेटफार्म पर उतरकर एड़ी के बल उचक उचक कर काका ने उतरे हुए लोगों को ध्यान से देखा, लेकिन जब गांव का कोई न दिखा तो बाहर निकलने के लिए बाहर फुर्ती से फाटक की ओर बढ़े। स्टेशन की सीमा के बाहर ढलान के नीचे महाजन की दुकान के पास पहुंचे तो उसने टोका, इधर कहाँ तिवारी जी। काका चलते चलते बोले, गांव जा रहा हूं महाजन, रुकना नहीं होगा। आज अकेले हूं, इसी से तेजी है। राह तो बंद हो गई है। हैं? काका चलते चलते रुक गए। क्या कहा? कितने दिनों पर बलिया से लौटे हैं? 3 दिनों पर। गया था सुख को, पेशी हुई आज सोमवार को। तभी तो मालूम नहीं, पानी तो पोखरे तक चढ़ाया है। देखते नहीं, सारे लोग पटरी के किनारे किनारे पुल की ओर छारा पकड़ने को बढ़ रहे हैं। छारा चलने लगा क्या? खूब। चारों ओर ज्वार में पानी भर गया। अब भी छारा नहीं निकलेगा। अब तो स्टेशन आना जाना और भी आसान हो गया। पुल से 4 पैसे सवारी, यहाँ बैठकर एकदम गांव पर उतरना। हमने भी कहा कि लोग पुल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। 3 दिन में सरेह डूब गई तो भगवान जाने आगे क्या हो। कहकर काका स्टेशन की ओर वापस मुड़े, जहां से पटरी के किनारे किनारे पूरब की ओर बढ़े। पुल पर पहुंचे तो केवल 2 ही छारा बची थीं, जिनमें 10-10, 12-12 लोग बैठे थे। 3 पहले से ही भरकर आगे बढ़ गई थी।
चौबेपुर, पियरौटा, रामपुर, अचलगढ़, छेड़ी और अपने गांव बलिहार के चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता था। दूर तक फैली हुई इस अपार जलराशि को काका देखते ही रह गए। परसों आए थे तो सरेह में भदई लहरा रही थी और आज उसका नामो निशान तक नहीं। 7-7 फीट ऊंचे जुनहरी जनेरा के पौधों की फुनगी तक नहीं दिखाई देती। चारों ओर गंगा का मटमैला उबलता जल हिलोरे मार रहा था। धन्य हो माता गंगा। काका ने झुककर किनारे से अजूरी भर जल ले माथे पर चढ़ाया और डंडे के सहारे एक छारा पर चढ़ गए। छारा को पूरी सवारियां मिल गई तो एक मल्ला अगली फेंक पर और दूसरा पिछली फेंक पर बैठकर पतवार चलाने लगे। छप छप करता हुआ छारा मटमैले जल पर बढ़ चला। बड़ी आस थी कि युग युग का संकट अब दूर हुआ। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए काका बोले, कैसे तिवारी जी? सामने बैठे पतवारी शिव बालक लाल ने पूछा। बात बच जाने से आस थी कि इस साल पानी नहीं चढ़ेगा। हाँ, सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके यह बांध बंधवाया, लेकिन पानी के वेग को भला ऐसा बांध क्या रोकता। पानी ने धक्का मारा, तेलिया नाला के पास दरक गया और देखते देखते सरोहों में लबालब पानी। अपार जल पर पतवारों की छप के साथ पानी काटता हुआ छारा आगे बढ़ रहा था। जिधर देखो उधर जल ही जल। रेवती से आगे गोलाई में घूमी हुई रेलवे लाइन के चारों ओर जहां तक आंखें देख सकती थीं जल ही जल दिखाई पड़ता था। 84 की जनेरा जुनहरी की कछो फसलें फुनगियों तक डूब गई थीं। बस खेतों में जहां तहां खड़े बबूल के पेड़ ही दिखाई पड़ते थे। चौबे छपरा पहले पड़ता था। किनारे से सटकर मल्लाहों ने छारा लगाया। 5-7 आदमी उतर गए तो मल्लाहों ने बाकी लोगों को इधर उधर सरक कर बैठने को कहा ताकि आगे पीछे और बीच का भार बराबर हो जाए। भार बराबर करके जब छारा आगे बढ़ा तो पीतम्बर लाल बोले, हमको तो पिरौटा उतारते चलते भाई। वाह, छारा पर सवारियां बैठी हैं दक्षिण के लिए और छारा जाए पश्चिम की ओर। काका बोल पड़े, चुप रहिए आप, मैं मल्लाहों से कहता हूं। चुप चुप करोगे तो आकर पानी में उलट दूंगा। मल्लाह जैसे इनके बाप का नौकर है। हमने खवाई नहीं दिया क्या? खवाई दिया है रामपुर में उतरने की, वहां से पैदल पिरोटा चले जाइएगा। अगर हम पैदल चलने लायक न हो तब बलिया से 3 पहिया संग में ले आए होते। मुंशी पीतम्बर लाल गुस्से से लाल हो गए। देख लीजिए आप लोग कैसी बोली बोल रहे हैं बलिहार के तिवारी जी। काका हंसने लगे। 3 पहिया का नाम खराब लगता है तो अलग एक छारा पिरौटा के लिए किए होते। कौन कहे पैसे की कमी है? कानून गोई में अपराध की रकम तो काटे हो। छारा पीपरा बाबा के पास पहुंच रहा था। नदी में झुकी हुई लंबी टेढ़ी डाल को पानी छू रहा था। काका के मुंह से अचानक निकल गया, बाप रे, 3 दिनों में पानी इतना बढ़ गया। बलिहार आ गया। हिसाब से मल्लाहों ने किनारे वाले पीपल के पेड़ की सोरों से छारा सटा दिया। पीतम्बर लाल की बगल से काका उतरकर बोले, कहा सुनी क्षमा करना मुंशी पीतम्बर लाल। पीतम्बर लाल और चिढ़ गए। पीपल की सोरों से पतवारों को टेक दे मल्लाह ने छारा का मुंह मोड़ दिया। छारा आगे की ओर बढ़ गया। ऊपर चंदन खड़ा था। काका ने टिकरी वाली गमछी उसे पकड़ा दी। आगे आगे चंदन, पीछे पीछे काका अपने घर के लिए चल पड़े। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 1 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए अब सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 2 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। काका निकसार में ताला डालकर जैसे ही खंड के लिए मुड़े कि सामने से आती हुई नेऊर हजाम की औरत दिख गई। वह रुक गए। बड़ी थाली को अंगोछे से तोप कंधे पर टिकाए नाउन काका के पास पहुंची तो बोले, का है ठकुराइन? है का? ठकुराइन चुनरा के बोली। काका को मौका मिल गया। आज तो लहरदार टिकुली साट के निकली हो। काका चुप हो मुस्कुराने लगे। लेकिन नाउन भी एक तेज थी। भीतर से खुश हो लेकिन ऊपर से बिगड़कर बोली, तो का तुम पर साटी है? काका हंसने लगे। हम पर भी एक आंख साट लेती तो हमारी किस्मत बन जाती। 20 साल से टुकुर टुकुर ताक रहा हूं। यह तीसी फूल की चुनरी, बाप रे बाप, जैसे तुम ही तो खरीद के दिए हो। हम, अरे एक बार इशारा कर देती
तो तीसी फूल की जगह बनारसी साड़ी होती ठकुराइन। परगसिया मलाहिन तो बनारसी साड़ी पहन पहन के मर ही गई। कहाँ परगसिया, कहाँ तुम। राम राम, तुमने भी किसका नाम ले लिया। हमारे लिए हमारा भतार है। 40 के रणुआ, कुछ तो शर्म हया करो। कौन कहे कि तुम ही बार बिटिया हो। नाती पोतों से घर भरा है। सिंगार पटार देखो तो जवान पतोहू से भी बढ़ चढ़ के। घर से निकल के सबका सिंगार पटार ही निहारते चलते हो। लो अपने घर का बायना। नाउन तुनक कर बोली। बाप रे बाप, इस उमरी में भी हाव भाव जस का तस है। आगे जवाब देने के लिए नाउन रुकी नहीं। काका के हाथों में बायना पटक कर झेपती हुई नाउन आगे बढ़ गई। काका खंड चले आए। लगभग 12 बज रहे थे। आकर कुबेर के खंड में बैठ गए। खंड में लोगों की बातचीत से जाना कि दूबे छपरा के सहुआ की बेटी के ब्याह में नाच और नौटंकी दोनों आई है, तो मन में गुदगुदी होने लगी। तभी बगल में बैठे बचनवा ने काका के कान में चुपके से कह दिया कि नाच देखने के लिए आज रघुनाथ की नाव खुलेगी। तो उनके मन में हिलोरें उठने लगी, लेकिन ठीक ठीक पता कैसे लगे। काका बेचैन होने लगे। पदुम से पूछने पर दिलगी करने लगता है। आज तक शायद ही किसी बात का सीधा जवाब दिया हो। काका जानते थे रघुनाथ की नाव खुली तो दल के पदुम, कृपाल, निरुद्ध और सुमेसर चारों के चारों गोल बांधेंगे। काका थोड़ी देर तक बैठे रहे, पर रहा न गया तो बारी, रामकृपाल, अनिरुद्ध और पदुम के खंड में चक्कर काट आए। कृपाल के पेट में दर्द था। पदुम के बैल के सिंग टूट गए थे। दूसरे गांव दवाई बंधवाने जा रहा था। अनिरुद्ध ने कहा कि उसके पैर में मोच आ गई है। सहुआ के घर नौटंकी आए चाहे बाइस्कोप कौन देखने जाए। काका निराश होने वाले जीव न थे। रघुनाथ की पलानी में पहुंच ही तो गए। पलानी के आगे नीम तले रघुनाथ के बाप मलिकार बैठे थे। स्पष्ट वक्ता होने के कारण दूसरे के मुंह पर ही बात मार देते थे। पद में काका के बड़े भाई लगते थे, इसलिए काका उनके सामने जाने में प्रायः कतराते थे। लेकिन नाच देखने की झोंक में वह सब भूल गए। काका को देखते ही मलिकार बोले, किधर से कुलबोरन। सरेह घूम के, बिना सोचे समझे काका ने जवाब दे दिया, भादों की बाढ़ में सरेह घूम के कि नाच के चक्कर में निकले हो। हमको तो रतौधी होती है मलिकार, नाच से हमें क्या मतलब। 55 का मैं हुआ, लेकिन सजलौके में भी अभी सुई में डोरा डाल दो और तुमको 40 में ही रतौधी होने लगी। वाह रे कृपा निधान, नाच का नाम सुना कि बियल्ला, आगे नाथ न पीछे पगहा। अब तो छोड़ो धर्मावतार, खंड द्वार पर बैठने की अवस्था हुई। मिजाज नौही से भी बढ़ के। क्या देखे हो मलिकार जो ऐसा बोलते हो। मलिकार हंसने लगे। लंगोटी पहनते थे तब से तुमको देख रहा हूं। हम ही से पूछते हो कि क्या देखे हो। 16 साल का भतीजा ओंकार घर में कुंवारा पड़ा है। यह नहीं होता कि घेर घार कर उसका ब्याह करा दे। आज यहाँ गौनई, कल वहाँ नाच। इसे फुर्सत मिले तब तो आगे की चिंता हो। दैत तेरी की, क्षण भर इनके खंड में कोई आया नहीं कि लगे उपदेश छाटने। काका कुछ नाराज होते हुए बोले, लो चले तुम्हारे खंड से। कोई पास आया नहीं कि लगे जहर उगलने। खंड के ऊंचे चबूतरे पर से काका नीचे उतर ही रहे थे कि घर से बैलों का दाना भूसी लेकर मलिकार के लड़के रघुनाथ आ गए। आंख नीची कर सामने बंधे बैलों को दाना चलाने लगे। दाना देख बैलों की घंटियां टुनटुनाई तो लोटा उठाकर मैदान जाते हुए मलिकार बोले, लो आ गए बबुआ जी, बतिया के तय तपाड़ कर लो, मैं तो काम से चला। मलिकार को जाते देख काका रुक गए, लेकिन रघुनाथ भी गुमसुम रहे। बात खुली नहीं तो काका फिर अपने खंड में चुपचाप लौट आए और ओंकार को माल गोरुओं को जल्दी जल्दी खिला पिलाकर चरण से हटा देने की सलाह दी। पितिया होते हुए भी अपने इस स्वभाव के कारण काका अपने भतीजे ओंकार से दबते थे। बैलों की नाद में भूसा डालते हुए ओंकार ने बोली फेंकी, आज बड़ी जल्दी मची है काका, कहीं का पायत है क्या। जल्दी क्या, बाढ़ बूढ़े का दिन, अनहार होने पर मस माछी के मारे गोरू खाते नहीं। एक दिन जरा जल्दी कह दिया तो पूछता है कहीं का पायत है क्या। हो भी तो मनुष्य तन है, जनावर तो नहीं। अपने खंड से निरुद्ध सब सुन रहा था। वहीं से चिल्लाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, कटे न आज रात भर नौटंकी। अच्छा परमेश्वर का बेटा,
गौजी खेत कोड़ार की मालगुजारी तो बाप ने टिकरी में झोंक दिया। अब पितिया से पिहुरी तुम न करोगे तो करेगा कौन? अनिरुद्ध चुप लगा गया। थोड़ी देर के बाद काका ने बसवार में से खरपतवार बीनकर गोरुओं पर लगने वाली मक्खियां और मच्छर भगाने के लिए धुआं कर दिया। उसके बाद घर चले गए और वहां से बना खाकर दिया बत्ती जलते जलते रघुनाथ के खंड की ओर बढ़े। फेर में थे कि मलिकार के रहते नाच देखने चलने की बातचीत कैसे होगी, किंतु पहुंचने पर जाना कि वह सांझ की गाड़ी पकड़ने को स्टेशन चले गए तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भीतर से प्रसन्न किंतु ऊपर से चुप, काका रघुनाथ के खंड के आगे नीम तले पड़ी हुई चौकी पर चुपचाप जा बैठे। उधर गोल में राय हो रही थी कि काका को आज छोड़ दिया जाए। मलिकार मुकदमे के लिए बलियां चले गए। अगल बगल के नवहीन नाच देखने जाएंगे ही, खंड सुना पड़ जाएगा। रात में कोई अगोरने वाला भी तो रहना चाहिए। रघुनाथ घर से खाकर लौटा तो देखा काका जमे हैं। वह कुछ नहीं बोले और बैलों को चरण से हटाकर पलानी में बांधने लगे। तभी रघुनाथ के संगी रामकृपाल को काका पहलवान तो पहचान न सके, लेकिन बोली से चिन्हकर बोले, कहाँ यारो, आज कहाँ की तैयारी है? रामकृपाल कुढ़ कर बोला, काम न धाम, बस दिन रात नौटंकी। नाच देखने चलना हो तो आज अपनी नाव ले आओ। काका चुप रहे। बस? रामकृपाल फिर बोला, दूसरे के ही कंधे पर बंदूक रखकर फायर करना जानते हो? अपनी नाव खोलने को कहा तो बोलती बंद हो गई। साझे की नाव है बेटा, अबका की नहीं कि जब चाहा खोल दिया। साझे की है तो तुम्हारा भी तो हिस्सा है। नाच देखने का मन हो तो आज अपनी डोंगी ले चलो। सब दिन तो रघुनाथ की नाव पर झिलीर काटते हो, एक रात अपनी ही रहेगी तो क्या कम मजा मिलेगा? काका फिर भी चुप रहे तो रामकृपाल बोला, चलना हो तो जल्दी बोलो, नहीं तो हम तो चले। काका फेर में पड़ गए। बचाव का कोई और उपाय न सूझा तो बोले, अच्छा जाओ खोल लाओ, लेकिन ओंकार को पता न चले, नहीं तो सवेरे आफत कर देगा। खोल क्या लावें? सब लोग मिलकर आगे पिपरा बाबा के पास चढ़ जाना। रामकृपाल नाव खोलने चला, बाकी लोग पिपरा बाबा की ओर बढ़े। रतौधी के कारण रात में काका को पूरी तरह दिखता नहीं था, इसलिए पिपरा बाबा के पास करीब 10 आदमी जुट गए, जिनमें ओंकार भी था। दुबे छपरा और बलिहार के बीच की दूरी पैदल चलने पर लगभग 2 मील की थी, पर बाढ़ के दिनों में नाव से आने जाने के कारण वह राह सीधी हो जाती है, जिससे दूरी तो कम हो जाती है पर समय अधिक लगता है। बाढ़ के दिनों में बलिहार के चारों ओर 3-4 कोस में पानी फैल जाता है और इस हद के सारे गांव के बीच में जैसे नदी के द्वीप बन जाते हैं। सारी फसलें पानी में बह जाती, मवेशी चारा के लिए तड़प जाते, लोगों में त्राही त्राही मच जाती। किंतु गांव के चारों ओर बाढ़ का ठहरा हुआ जल महीने 1.5 महीने तक लोगों को नाव में विहार करने का एक अद्भुत सुख देता था। दिन में लोग छोटी छोटी डोंगियों में इधर उधर आते जाते, क्योंकि आने जाने का साधन सिर पे डोंगियां ही रह जाती। किंतु इस फैले जल पर डोंगियों में रात में घूमने का सुख, झिलहिर, बाढ़ की ओर परेशानियां कम से कम रात भर के लिए तो भुला ही देता। चांदनी रात में छोटी छोटी डोंगियों में ढोलक और हारमोनियम के साथ गांव के नौजवानों का दल जब झिलहिर को निकलता तो दृश्य देखते ही बनता। रात के लगभग 8 बजे नाच देखने वालों से भरी हुई बलिहार की डोंगी दुबे छपरा की ओर बढ़ी। पारी पारी सभी डोंगी खेते जा रहे थे। मील भर पहले से ही बारात के बड़े तंबू में जलते हुए दर्जनों पेट्रोमक्सों की रोशनी डोंगियों में भरे हुए नच देखुओं के मन में अपार उत्सुकता भर रही थी। पास पहुंचे तो देखा 2 बड़े बड़े तंबू नच देखुओं से खचाखच भरे थे। नाव पास की बसवारी में बांध दी गई, जिसको जहां जगह मिली भीड़ में बैठ गया, लेकिन रघुनाथ काका के साथ बैठे। पैर तले डंडा दबाकर काका बैठे, पीछे रघुनाथ। सामने मंच का पर्दा अभी भी उठा नहीं था, इसलिए लोगों में कुछ बेचैनी सी थी। सहुआ की बेटी की बारात में 3 चीज, नौटंकी, नाच और ठेठर, रात भर की मौज, ऐसा मौका जवार में कहाँ मिलता है। एकाएक पटाखा छूटा और धड़ाके की आवाज के साथ सामने का पर्दा उठा। नौटंकी शुरू हुई। ठाकुर की जवान बेटी ब्राह्मण के लड़के के साथ भागने की जिद कर रही थी। लड़का बार बार इनकार कर रहा था। अंत में जब लड़की ने कोई और उपाय नहीं देखा तो कहने लगी कि यदि वह उसे भगाकर नहीं ले जाएगा तो हल्ला मचाकर
वह अपने घर वालों को बुलाकर उसकी दुर्गति करा देगी। सामने मंच पर ब्राह्मण का लड़का पशुपेश में पड़ा हुआ था। लड़की अपने भयंकर रूप में खड़ी हुई लड़के के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। काका, रघुनाथ पीछे से बोले। काहे रे, देख रहे हो कि नहीं? देख रहा हूं बेटा, कैसा कालिकाल लगा है, धर्म का नाश हो गया। वाह रे तिरिया चरित्र। मंच पर लड़का ठाकुर की बेटी को पद में उत्तर देने लगा। काका दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को बगल से घेर कर नौटंकी देखने में जुटे। लगभग 2 घंटे के बाद रघुनाथ चुपके से उठे और डोंगी को हटाकर दूसरी बसवारी में बांधकर फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। काका नाच देखने में वैसे ही तन्मय थे। थोड़ी देर के बाद काका की देह में नीचे से रह रह कर रघुनाथ चिगोटी काटने लगे। 2-3 बार तो काका ने समझा कि नीचे से कोई चीज गड़ रही है, इसलिए हाथ से आगे पीछे की देह नीचे झाड़ दी। थोड़ी देर बाद रघुनाथ ने फिर चिकोटी काटी तो इस बार कुछ क्रोध में घूमकर काका ने पीछे की ओर देखा। रघुनाथ ने पूछा, क्या है? मालूम नहीं, पीछे से कोई खोद रहा है। लोग नाच देखने आए हैं कि तुमको खोदने? जहां जाते हो वहीं खड़मंडल डाल देते हो। चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। काका फिर मंच की ओर देखने लगे। रघुनाथ ने फिर वही हरकत की। काका ने आओ देखा न ताव, पैर के नीचे दबाया हुआ अपना डंडा निकाला और बिजली की तरह घूमकर अपने पीछे के लोगों पर 2-1 बार बरसा दिया। किसी के कंधे, किसी की कनपटी, किसी के सिर पर चोट लगी। क्रोध में लोग एकाएक खड़े हो गए। गाली गलौज और बैठो बैठो की आवाजें आने लगी। कौन बैठता है? तंबू में हुड़दंग मच गया। रघुनाथ ने काका की बांह पकड़ी और फुर्ती से तंबू के बाहर खींच लाए। पीछे बैठे हुए लोग आगे के खड़े हुए लोगों से बैठ जाने के लिए चिल्लाने लगे। झगड़ा दूसरे दूसरे लोगों में बढ़ने लगा। नाटक बंद हो गया। 10-15 मिनट बाद लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रात के लगभग 2 बज रहे थे, किंतु ललचाई आंखों से काका मुड़ मुड़ कर तंबुओं की ओर देख रहे थे। रघुनाथ उन्हें गांव चलने को विवश कर रहे थे। रहा न गया तो काका बोले, थोड़ी देर और देखा जाए यार। रात भर नाच देखो, उधर नाव कोई खोल ले गया तो माला जपोगे। और काका की बांह पकड़कर बसवारी की ओर खींचते हुए रघुनाथ बोले, चलो झटपट निकला जाए, नहीं तो गांव के लोग डोंगी पर लद जाएंगे। बेबसी में काका वापस चले। नाव पर आए हुए बाकी लोग अपनी जगह से ही काका और रघुनाथ को ताड़ रहे थे। नाव की ओर इन्हें बढ़ते देखा तो तंबू में से उठकर वे लोग भी पीछे पीछे चले। पहली बार जहां नाव बधी थी वहां पहुंचने पर नाव नहीं मिली तो काका के प्राण सूख गए। नाव कहाँ है रे? जाओ खूब नाच देखो, रघुनाथ ने ताना मारा। आखिर गई कहाँ? यही तो बात कर हम लोग गए थे। ढूंढो यारो, ढूंढो। कोई सुई डोरा है जो नहीं मिलेगा? देखो रस्सी टूटकर अगल बगल बह तो नहीं गई है। कृत्रिम रघुनाथ ढंग से बिगड़े। तुम्हारी 4 आंखें हैं तो ढूंढो। काका को पसीना छूटने लगा। डर के मारे कांपते हुए बोले, अब क्या होगा रघुनाथ? रघुनाथ क्या बतावें, अकेले वहीं तो चढ़ के आए नहीं थे। और लोगों से क्यों नहीं कहते हो? 4-5 मिनट वैसे ही खड़े रहने पर काका सिर पकड़कर बैठ गए। गोल के बाकी लोग अंगोछे से मुंह तोप कर हंस रहे थे। नाव अगर न मिली तो सुन लो रघुनाथ, गले में अंगूछा कस के प्राण दे दूंगा। नाच देखने तुम आए, प्राण दोगे रघुनाथ पर? नाव न मिली तो क्या होगा? बगल में खड़े बिहारी ने बात कसी। रघुनाथ ने बिहारी की ओर इशारा किया और बिहारी बगल की बसवारी में बधी नाव थोड़ी देर में खोल लाया। आते ही काका से बोला, बाप रे बाप, न जाने कितनी दूर नाव बह गई थी। लो नाव, चढ़ाते समय तो नाकुर नुकुर करते हो, लेकिन मौके पर बिहारी ही काम आते हैं। काका की देह में जैसे जान आ गई। काका नाव पर बैठे, उनके पीछे 10-12 लोग भरभरा कर चढ़े। नाव बलिहार की ओर मुड़ी। बाढ़ के ठहरे जल पर चांदनी का 14वां तना था। नाव तेज चाल से बढ़ रही थी क्योंकि सभी घर पहुंचकर सोना चाहते थे, इसलिए लग्गी तेजी से मार रहे थे। 2-2, 3-3 कोस की दूरी पर चारों ओर स्थित गांवों के बीच के खेतों में बाढ़ का फैला हुआ जल एक बड़ी सी झील की तरह लग रहा था। शांत, निस्तब्ध, सफेद रात, हल्की हल्की पछुआ। काका को नींद आने लगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 के भाग 2 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में।
दोस्तों अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के भाग 3 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। कार्तिक की बुआई शुरू हो गई। घर घर में बुआई जुताई के लिए कामों में तेजी आ गई। ओंकार किसी तरह से बीज बनवा रहा था, काका दुआर संभालते थे। इसी समय काका बीमार पड़ गए तो ओंकार की परेशानियां और भी बढ़ गईं। सवेरे सूरज निकलने से पहले हलवाहे के साथ हल बैल और बोने के लिए बीज लेकर खेत में पहुंचना, हल नधवाकर घर लौटकर खाना बनाना, फिर 12 साल के छोटे भाई चंदन को खिला पिलाकर उसके साथ हलवाहे के लिए खेत में खाना भेजना और ऊपर से काका की तीमारदारी। सांझ को खेत से लौटे हुए बैलों के कंधे पर हल्दी पीसकर छापना, उन्हें खिलाना पिलाना तथा घर दुआर दोनों की देख रेख में ओंकार टंग गया। निरोग रहने पर काका दुआर के अलावा और भी काम संभाल लेते थे, किंतु बुआई के ऐन मौके पर वह बीमार क्या पड़े। 5-7 दिन की खैरबरिया दवाई के बाद भी जब कोई लाभ न हुआ तो ओंकार ने वैद्य बुलाने के लिए काका से राय ली। काका बिगड़ गए। सारी कमाई हकीम वैद्य को दे दो। जरा सी जर खांसी क्या हुई कि पड़ गए वैद्य हकीम के पीछे। भगवान के सहारे नहीं रहा जाता, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। काका कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन बगल की पड़ाइन चाची के आ जाने से चुप लगा गए। का है ओंकार? आते ही चाची ने पूछा। यही काका बीमार पड़े हैं। चौबे छपरा के वैद्य जी को बुलाने की बात चलाई तो कहते हैं सारी कमाई हकीम वैद्य को ही दे दोगे, चुपचाप रहो, ऐसे ही अच्छा हो जाऊंगा। ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, चाची कुछ कड़ी हो कहने लगी। आगे नाथ न पीछे पगहा। रुपया बटोरने के पीछे तो इस आदमी की सारी जिंदगी सिरा गई। धर्म पुण्य करने और गंगा जी नहाने के लिए रड़ती हुई मेहरारू मर गई, लेकिन ये आदमी कान में तेल डाले बैठा रहा। इनसे हंसी उनसे दिल लगी। रुपया अपने संग ले जाओगे? चाची ने काका को बचपन से खिलाया पिलाया तेल उपटन किया था। काका उनसे बहुत दबते थे। चुप्पी पर चाची फिर बोली। बोलते क्यों नहीं? चुप्पी क्यों साध ली? क्या बोलूं? काका धीरे से बोले। हमने कहा कि 2-4 दिन और देख लो। 2-4 दिन और क्या देख लो? इतने दिन में खांसी बुखार काबू में नहीं आया तो देर करने से क्या लाभ? कार्तिक की बुआई अकेला ओंकार तुमको देखा है खेत की बुआई संभालेगा? सुनो ओंकार, कल सवेरे चौबे छपरा वाले वैद्य जी को बुलवा लो, रुपया हमसे लेना। चाची बगल के पीढ़े पर बैठ गईं और काका की ओर ताक ताक कर तरह तरह की बातें समझाने लगी। काका चुपचाप लेटे हुए चाची की बातें सुनते जा रहे थे। चाची फिर कहने लगी, तीसरी के हकदार हो, इन भतीजों को पाला पोसा तो इन्हें ब्याह करके बसा भी दो। हमने ब्याह शादी के लिए कब रोका चाची? कोई तिलकहरू भी आए कि ब्याह ही हो जाए। घर द्वार की चिंता करो, तिलकहरू तो द्वार खोद मारे, लेकिन अपनी बेटी ऐसे कोई थोड़े देगा। लोग जाने भी तो कि घर पर किसी बड़े बूढ़े की छा है। तुमको तो नाच नौटंकी से फुर्सत नहीं, घर की चिंता कैसे करोगे? तभी उनके बेटे बिहारी ने अपने घर से आवाज लगाई। चाची उठती हुई बोली, सुनो ओंकार, अगर ये मना भी करें तब भी चंदन को किसी के साथ चौबे छपरा भेज देना। दूसरे दिन भोर में ही ओंकार ने वैद्य जी को बुलाने के लिए चंदन को तैयार किया। नदी में पानी भरा था, इसलिए नाव से ही जाने को कहा। नाव खेने के लिए अपने हलवाहे के लड़के सुमरिया दशरथ को चंदन के साथ लगा दिया। चंदन डोंगी की अगली फेंक पर बैठा, दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव चौबे छपरा और बलिहार के बीच में पहुंच रही थी। चौबे छपरा की सीमा में किनारे पर खड़े बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बने दीपासक्ति के चौरे के पास कुछ देर सुस्ताने के बाद दशरथ ने कान पर हाथ रखकर तान छेड़ दी। गोरे गोरे सांवर सांवर उमरी में बरोबर बाड़े, केहू नहीं खेलौकत मझोल हाय रे जियरा। दशरथ के अलाप पर चंदन के बदन में जैसे गर्मी आ गई। वह जल्दी जल्दी लगी मारने लगा। चाल तेज हो गई और समय से पहले ही नाव चौबे छपरा के पास पहुंच गई। सूरज निकल आया था। तीर पर एक कतार में बैठी हुई 10-12 लड़कियां बर्तन मांज रही थीं। लग्गी से पानी काट चंदन नाव को वृत्ताकार मोड़ रहा था। अगला फेंक जब किनारे की ओर घूम गया तो एक लग्गी तेजी से हुमच दी। तेज गति से नाव किनारे की ओर बढ़ी। अपनी ओर घूमती हुई नाव के कारण बर्तनों पर लूढ़े चलाते हुए लड़कियों के हाथ रुक गए और वे नाव पर बैठे हुए दशरथ तथा लग्गी मारने वाले चंदन को देखने लगी। चंदन ने दूसरी लग्गी मारी।
नाव का अगला फेंक झोंके से लड़कियों से एकदम सटकर एक की बटलोई से लड़ते हुए किनारे पर चढ़ गया। पास की दो तीन लड़कियां भरभरा कर उठ गईं। अरे एकदम से आन्हर हो का? पातर लगी है, लचक गई, सध न सकी, पानी गलत कट गया। चंदन बोला, एक छोटी सी नाव मान में नहीं आती तो लगी मारने क्यों चले हो? इसी जगह पर नाव चढ़ानी थी और घाट नहीं था क्या? फाड़ का फेटा कमर में लपेटे, फुफती घुटने से मोड़कर मर्दानी धोती की तरह पीछे खोसी हुई, दोनों हाथों में बटलोई के पेदे की कालिख लगाए क्रोध से भरी हुई लड़की चंदन को ताकने लगी। दशरथ कूदकर नाव का अगला फेंक दोनों हाथों से खींचकर ऊपर चढ़ा रहा था और चंदन डोगी में लग्गी फंसा अपने को साधता हुआ नीचे उतरने के लिए नाव के अगले फेंक की ओर बढ़ रहा था। एकाएक पैर फिसला तो अपने को बचाने के लिए चंदन घुटने भर पानी में छप से कूद गया। कपड़े तो नहीं भीगे, किंतु ऊपर से नीचे तक छींटें पूरी तरह चंदन की देह पर पड़ गए। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। खड़ी हुई लड़की की जगह नाव से भर गई थी। उसे संबोधित कर दूसरी लड़की बोली, ए गुंजा, बर्तन उठा के मेरे पास आ जा। गुंजा बर्तन उठा रही थी कि चंदन ने सहमी आवाज में पूछा, वैद्य जी का घर किस टोल में है? बर्तन मांजती हुई लड़कियों के हाथ रुक गए। एक बोली, गुंजा के ही तो बाप वैद्य जी हैं, लेकिन घर किस टोल में है? है तो पूर्वी टोल में ही, लेकिन गांव के बीच में पड़ता है। मंदिर की बगल से सेमल वाला पेड़ तकते हुए ऊपर गांव में चढ़ जाना। द्वार पर नीम का एक झंघाट पेड़ है। पूछोगे तो कोई भी वैद्य जी के घर की राह बता देगा। वैद्य जी को जल्दी से ले जाना है। अगर यहीं साथ चलती तो? चंदन ने कुछ प्रार्थी स्वर में गुंजा को देखते हुए कहा। हाँ, हमको क्या पड़ी है? गुंजा बोल उठी, तुम्हें अपने काम की जल्दी है, हमको अपने की जल्दी है। चंदन और दशरथ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चलो चलो चंदन, चौबे छपरा कोई कलकत्ता शहर नहीं है कि वैद्य जी का घर नहीं मिलेगा। न हम लोग बबुआ हैं जो भूल जाएंगे। चंदन की पीठ को आगे ठेलता हुआ दशरथ बोला, अच्छा तो जरा नाव पर निगाह रखना। नाव का ऐसा डर था तो संग में कोई रखवार ले आते। गुंजा फिर बोली, रखवारी की कोई जरूरत नहीं है। नाव कोई थोड़े चोरी हो जाएगी, कहीं पानी में न बह जाए, इसी का जरा ख्याल रखना है। जाड़े का दिन है, फिर तैर कर पकड़ना पड़ेगा। यहाँ किनारे पर बांधने लायक कोई पेड़ फूट तो है नहीं। चंदन बोला, नहीं है तो तुम्हारी नाव अगोरने के लिए कोई बैठा नहीं रहेगा। हम लोगों के रहते अगर लौट आए तो ठीक है, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारी नाव जाने। गुंजा फिर बर्तन मांजने लगी। 15-20 मिनट में बर्तन मांज धोकर सभी निपट गईं। चंदन और दशरथ मंदिर की ओट हो गांव में घुस चुके थे। बड़ी थाली में अपने बर्तनों को सरिया कर गुंजा ने रख दिया और सभी लड़कियों की मदद से नाव को पानी में जोर से ठेल दिया। नाव चक्कर खाती हुई बलिहार की ओर धीरे धीरे बहने लगी। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। नाव जब बीच में पहुंच गई तो सभी अपने अपने सिरों पर बर्तन उठा गांव की ओर लपकीं। रास्ते में लौटते हुए चंदन दशरथ से मुठभेड़ होने के डर से वे मंदिर के पास से दूसरी राह से गांव में घुस गईं। चंदन और दशरथ वैद्य जी के घर पहुंचे तो वह पूजा कर रहे थे। दोनों बाहर पलानी में पड़ी चौकी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बगल से आती हुई सिर पर चमचमाते बर्तन लिए हुए गुंजा दिख गई। नाव तो ठीक ठिकाने है? चंदन ने पूछा। गुंजा ने चंदन को नहीं देखा था। एकाएक चंदन द्वारा टोक दिए जाने पर वह सहम गई। कुछ घबराती हुई सी एक ही सांस में बोल गई, जब लौटे तो थी, इस समय की कौन जाने। और वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। वैद्य जी को बाहर निकलने में लगभग 5-7 मिनट और लग गए। लोग घाट पर पहुंचे तो देखा नाव बहकर उस पार के किनारे एक झाड़ी में अटक गई है। चंदन ने दशरथ का मुंह देखा और दशरथ अपने कपड़े उतार अंगोछा पहन पानी में कूद गया। नाव पर बैठकर बलिहार की ओर चले तो राह में ही वैद्य जी ने चंदन से उसके घर के बारे में सब कुछ पूछ लिया। बलिहार आए तो काका को देखने से पहले उन्होंने ओंकार को देखा, बातचीत की। उसके बाद काका को देखने घर पहुंचे। काका चुपचाप लेटे थे, लेकिन वैद्य जी ने बड़ी आत्मीयता दिखाई। नाटिका देख लेने के बाद वैद्य जी काका से इधर उधर की बातें करते रहे। बातचीत के सिलसिले में जब वैद्य जी से काका ने सुना कि उनकी बीमारी बिगड़ गई है और दवाई लगभग 3 महीने करानी पड़ेगी तो वह उठकर बैठ गए और वैद्य जी की ओर तर्जनी दिखाकर बोले, सुनिए वैद्य जी,
हकीम वैद्य से हमारा मन नहीं भरता। जो जन्म देता है वही रोग भी देता है। जो कुछ भोग भोगाव लिखा रहता है भोगना ही पड़ता है। अगर डोरी लटक गई है तो पकड़ के चढ़ जाऊंगा। उस समय कोई वैद्य हकीम रोक नहीं पाएगा। इसलिए दवा बीरो के फेर में मैं नहीं पड़ता। लेकिन इन लड़कों के आगे अब नहीं चलती। गांव वालों के बहकाने में आ गए, चट आपको बुला लिया। अब बुला तो लिया, लेकिन दाम कहाँ से आएगा? दाम की चिंता आप क्यों करते हो? आप जिसमें खुश हो वही होगा। लेकिन हम जैसे कहें वैसे चलिए। जो दवा दें खाइए, नियम परहेज से रहिए। 3 दिन की दवाई दे, खाने की पूरी विधि बता और चौथे दिन फिर आने को कहकर वह घर चले गए। गांव के बाहर तक ओंकार पहुंचाने आया। ओंकार से इधर उधर की बातें करते हुए वैद्य जी नाव से पार उतर कर दूसरे गांव में रोगी देखने चले गए। वैद्य जी जवार के 10-12 गांवों के लिए सुखेन थे। बराबर उनको दौड़ते ही बीतता था। आज इस गांव में, कल उस गांव में। बुलाहट पर तो विशेषकर वह गांव में जाते ही थे। वैसे अपनी सुविधानुसार उन्होंने प्रत्येक गांव के लिए पारी बांध ली थी। अपनी घोड़ी पर अगल बगल के 5-7 गांवों तक का वह दौरा कर लेते थे। वह एक बार घर से निकलते तो 2-2, 3-3 दिन के बाद लौटते। बिना बुलाए लोगों को देख आते और कुछ न कुछ कमा लेते। रुपया तो उन्हें उतना नहीं मिलता जितना साल माथ के दिनों में बोरे के बोरे अनाज पा जाते थे। बैसाख में लोग साल भर की चुगतान अनाज देकर कर देते। वैद्य जी अनाज वहीं बेचकर अच्छी आमदनी कर लेते। छोटा सा परिवार था। पत्नी, 2 लड़कियां, रूपा और गुंजा। रूपा ब्याहने लायक हो गई थी, लगभग 14 साल की। गुंजा 10-11 की। रूपा के ब्याह के लिए वैद्य जी कुछ चिंतित रहने लगे थे। गांव गांव में वर की तलाश किया करते। ओंकार रूपा के लिए पसंद पड़ गया। उगते हुए छोटे से परिवार में काका, ओंकार और चंदन, बाकी भीतर का घर एकदम सूना। वैद्य जी ललच गए। तीसरे चौथे काका को देखने के लिए बलिहार आने लगे और मन से उपचार में जुटे। प्रारंभ में तो काका की बीमारी कुछ बढ़ी, लेकिन फिर वैद्य जी ने काबू में कर ली। बीच में 2-4 बार काका और ओंकार ने वैद्य जी को रुपए देने चाहे, किंतु वैद्य जी ने अस्वीकार कर दिया। काका की बीमारी में लगभग 2 महीने लग गए, किंतु इस बीच उन्होंने काका, ओंकार, चंदन तथा गांव के बड़े बूढ़ों से अच्छी तरह घनिष्ठता बढ़ा ली। काका की बीमारी में ओंकार को भी 1-2 बार चौबे छपरा जाना पड़ा। वैद्य जी की पत्नी ने भी ओंकार को पसंद कर लिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के तीसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के अगले भाग का वाचन आप अगले वीडियो में सुनना न भूलिएगा। धन्यवाद।